गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सिक्योरिटी वैल्यूएशन में CAPM मॉडल। देखो बेटा, इस मॉडल में ना बीटा की कैलकुलेशन मैं आपको पोर्टफोलियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट, बट यहां पर हम जो एप्लीकेशन पार्ट है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये रिलेशन आपको बताएगा कि कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो वो कितनी रिटर्न वहां से एक्सपेक्ट करे। कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। यदि रिलायंस में पैसा लगाए तो वहां पर कम से कम कितनी रिटर्न उसको चाहिए, किंगफिशर में पैसा लगाए तो कितनी रिटर्न चाहिए, तो कितनी रिटर्न वो अनुमान लगाता है, ये मॉडल उसको ये सलाह देगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। क्लियर पार्ट भी? तो ये बताता है रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये मॉडल एस्टेब्लिश करता है रिलेशन, एस्टेब्लिश द रिलेशन किसमें, बिटवीन रिस्क एंड रिवार्ड, है ना, रिस्क एंड रिटर्न। भाई रिटर्न और रिवार्ड एक तो चीज होगी ना। ठीक है, तो ये मॉडल हेल्प करता है ये बताने में कि कितनी रिटर्न एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, इफ एनी इन्वेस्टर wants to invest his money, अगर कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है इन ए कंपनी, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, देन व्हाट शुड बी हिज एक्सपेक्टेशन, व्हाट शुड बी हिज एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसकी रिटर्न का अनुमान क्या होना चाहिए ये बताता है। यानी ये KE बताएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बताएगा KE, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस जो प्रीमियम होगा, रिस्क मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री इनटू बीटा। ठीक है, यहां से KE का मतलब क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। KE मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KE का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब वो कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, हाँ जी, RF रिस्क फ्री रिटर्न, RF का मतलब क्या होगा, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, राइट। मतलब अगर वो अपना पैसा किसी बैंक में लगाता है या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है या किसी ट्रेजरर बिल में लगाता है वहां, यानी बैंक की रिटर्न नहीं भी, या ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जहां पर रिस्क 0/0 है, तो वो कितनी रिटर्न देते हैं, मार्केट कितने रिटर्न दे रहा है, नहीं, मार्केट रिटर्न, इंडस्ट्री की रिटर्न, मार्केट रिटर्न। ओके, दोनों का डिफरेंस वो कहलाएगा रिस्क प्रीमियम, ये कहलाएगा आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये कहलाएगा आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसको हम रिवार्ड भी कह देते हैं कई बार ना अपनी लैंग्वेज में, ये इसको रिवार्ड मिलता है फॉर गेटिंग हायर रिस्क। ठीक है बेटा, बी का मतलब होता है बीटा, इसकी कैलकुलेशन नहीं समझेंगे हम, एप्लीकेशन समझेंगे यहां कैलकुलेशन पोर्टफोलियो में। ठीक है, चलिए एक बार ना नोट कर लो, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। अब देखो इसकी मैं वो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते जाना, बीटा की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि इस फॉर्मूले मतलब ये फॉर्मूला कैसे बना और क्या इसकी इंटरप्रिटेशन है, ध्यान से देखो।
हम ये कहते हैं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, सपोज यू हैव 1 लाख रुपीज, ठीक है, और आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू इन्वेस्ट, आपके पास जो अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, या अब बैंक में चाहते हैं, चलो सपोज हम ये कहते हैं, अगर हम बैंक में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, है ना, या फिर ट्रेजरी बिल में, यहां इन्वेस्ट करते हैं अगर हम, तो हमें रिटर्न मिलती है सपोज 5%, बट यहां पर रिस्क नहीं है, रिस्क है 0, कि जब चाहो आप पैसा निकाल लो, तो जब मतलब अगर आपने 1 साल के लिए बैंक में पैसे जमा कराया तो 1 साल के बाद आपको पैसे मिल जाना 100% गारंटी है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक बात है। आपको लगता है कि ये रिटर्न कम है, आप कंपनी की तरफ सोचते हो, मान लो एक्स कंपनी है और ये भी आपको 5% की रिटर्न दे, बट कंपनी में तो रिस्क होता ही है, कंपनी तो लोगों से मिलकर बनती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, कभी भी आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप कहोगे भाई क्यों करूं, जब मैं 5% ही ब्याज लेना है तो मैं चैन की नींद सोऊंगा ना, मैं बैंक में जमा करा के चैन की नींद सोऊंगा, मैं क्यों, मुझे रात को नींद नहीं आएगी यार कंपनी डूब गई तो क्या होगा, मतलब एक तो मैं रिस्क भी लूं और रिटर्न भी उतना मिले, तो भाई मुझसे पागल तो कोई आदमी है ही नहीं, तो मैं ऐसा थोड़ा ना करूंगा कोई, ठीक है। तो इसका मतलब तब हम इस कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो अगर मान लो वो 6% रिटर्न देती है, नहीं तो उसमें रिस्क है, रिस्क तो है ही नहीं, तो अब भी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 1% के लिए क्यों जान की बाजी लगाओ, यही कहते हैं ना। हाँ अगर ये ज्यादा दे, मान लो 9% का रिस्क दे, रिटर्न दे 10% का रिटर्न दे, रिस्क तो है ही, तो अब हम ये सोचेंगे कि यार रिस्क कितना है, अगर बहुत हाई रिस्क है, समझ रहे हो, तो हम 2-4% के लिए तो नहीं जाएंगे, तो हम दो बातें सोचेंगे कि रिस्क कितना है और कौन सा है, नहीं भाई। तो अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समझ रहे हो बात को, इफ इन्वेस्टर शेयर होल्डर वांट टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी, देन ही शुड ऑब्जर्व, नहीं ही शुड एनालाइज, क्या एनालाइज करेगा कि रिस्क नहीं कितना है, हाउ मच, रिस्क कितना है, ज्यादा है कम है, नहीं और कौन सा है, बहुत ध्यान से सुना मेरी बात को, रिस्क कितना है और कौन सा है। अब रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक, फिर बात करेंगे कितना है, तो पहले मैं बात कर लूं रिस्क कौन सा है, ठीक है। एक होता है रिस्क अनसिस्टमैटिक, और एक होता है सिस्टमैटिक, इसको मैं बीटा कहता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लें, अनसिस्टमैटिक को बोलते हैं डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड भी बोलते हैं, ध्यान से सुनो। अगर पहले इसको मीनिंग समझ ले, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में कुछ लेबर की प्रॉब्लम है या अपनी इंटरनल ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से उसमें रिस्क ज्यादा है, कि भाई लेबर हमेशा लेबर टर्नओवर ज्यादा है, क्योंकि मैनेजमेंट लेबर को सेटिस्फाई नहीं कर जाते, लेबर की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, वहां की वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार है, लेबर आती है जाती है, लेबर आती है जाती है, या प्रोडक्ट में कमी है कुछ, कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, उतनी क्वालिटी नहीं है, मार्केटिंग अच्छी नहीं है उनकी, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है उनके अंदर कि उनकी सेल नहीं हो पाती है इतनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस कंपनी की नहीं है, तो हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा रिस्क है जिसमें डूबना तय है, तो भाई क्यों जानलेवा हमला कर रहे हो अपने ऊपर, समझ रहे हो बात को।
तो हम ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे नहीं, अपना पैसा डाइवर्सिफाई करेंगे दूसरी कंपनी में। समझ गए बात? उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। यानी इफ ए कंपनी हैव ए प्रॉब्लम ईदर ऑफ लेबर, ईदर ऑफ प्रोडक्शन, ईदर ऑफ मशीन, है ना, ईदर ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी और एनी अदर प्रॉब्लम ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर सेल्स, तो हम कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहेगा ड्यू टू लो परफॉर्मेंस। मैं जैसे एक स्टूडेंट एग्जांपल दूं, नहीं उसकी तैयारी नहीं हुई तो अब तो फेल होने के चांसेस ज्यादा है ना। समझ के बात भाई? या वो बीमार हो जाता है, पेपर नहीं दे पाता, तो पता है कि वो तो नहीं हो पाएगा पीयर, नहीं हो पाएगा पास, तो वो रिस्क जो होता है अनसिस्टमेटिक कहलाता है। क्लियर है बात भाई? ये परफॉर्मेंस रिस्क कहलाती है इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई रिस्क ऐसा है तो हम उस कंपनी में कभी भी पैसा नहीं लगाएंगे। इट कैन बी कंट्रोल्ड। बात समझ में आ गई? तो अनसिस्टमैटिक रिस्क रिलेटेड विद परफॉर्मेंस, रिलेटेड विद परफॉर्मेंस, रिलेटेड विद परफॉर्मेंस, है ना, ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। तो अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है, ड्यू टू इफ ए कंपनी हैज लो परफॉर्मेंस, नहीं, ड्यू टू, हाँ जी, लेबर प्रॉब्लम, लेबर टर्नओवर हाई है, लेबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्किंग कंडीशन, विद देयर पे ऑफ, उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, वर्किंग कंडीशन खराब है ना, ड्यू टू प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छा नहीं है जितने पैसे ले रहे हैं वो लोग। समझ रहे हो? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब अब कितनी लिख दो इसके अंदर, तो लो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पुअर मार्केटिंग, मतलब एटसेट्रा। ठीक है, इस वजह से परफॉर्मेंस लो है। समझ रहे हो? इस वजह से सेल्स लो है, लो परफॉर्मेंस, लो सेल्स, नहीं, लो प्रॉफिटेबिलिटी, देन नो शेयर होल्डर इज इंटरेस्टेड, नो इन्वेस्टर would like to invest his money। डूबी हुई कंपनी को कौन सहारा देगा? बात समझ में आ गई? तो अगर किसी कंपनी में ऐसा रिस्क है तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर लो, अगर आपका पैसा लगा भी हुआ है तो। समझ गए? अगर किसी स्टूडेंट की तैयारी सही नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उसका रिजल्ट अच्छा ना आना तय है। बात समझ में आ गई? ये कहना चाहते हैं। ठीक है, लो परफॉर्मेंस, है ना, लो रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्ट, नो नो नो, सब जगह नो। बात समझ में आ गई? जैसा आपने पढ़ा होगा कॉस्टिंग में, मार्केट शेयर वेरिएंस ना, यानी हमारे एफर्ट्स का परिणाम। समझ गए कि हम कस्टमर को कितना बुला पाते हैं, तो वो कहलाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, अगर उसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा है तो भैया दूर हो जाओ पहले ही। जैसे कोविड में कहा था ना भाई, जो कोविड पेशेंट है दूर हो जाओ, दूर 6 फुट की दूरी पर आ जाओ, 6 मीटर की दूरी पर, वो वाली बात है। तो अगर अनसिस्टमैटिक रिस्क है तो भैया नमस्ते, दूर ही हो जाओ, हम आपको जानते ही नहीं, हम आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब आते हैं दूसरा, सिस्टमैटिक रिस्क, इसको कहते हैं बीटा। ये सिस्टम से, अब एक बार सुन लो फिर लिखूंगा, ये सिस्टम से अटैच होता है। ठीक है, ये इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, बाय द एक्ट ऑफ गॉड। जैसे हम सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई भूचाल आता है, नहीं, अर्थक्वेक आता है, तो ये देखते हैं कि अब जैसे मैं कोई बिल्डिंग खरीदने जा रहा हूं, नहीं, तो मैं ये देखता हूं कि अगर भूचाल आ गया तो ये इसकी जो बेसिक फाउंडेशन है कितनी अर्थक्वेक रेजिडेंस है, एंटी। तो अगर भूचाल आता है और थोड़े मोटे
झटके तो ये आराम से सहन कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। बट अगर ये बिल्डिंग ऐसी है कि थोड़े से झटके में ही ये बिल्डिंग ढह जाएगी, तो फिर मैं उसमें पैसा नहीं लगाऊंगा, या लगाऊंगा तो हाई रिस्क हो जाएगा, तो मैं बहुत सस्ते में खरीदना चाहूंगा, यानी मैं रिटर्न ज्यादा करना चाहूंगा कि यार ये तो भाई रिस्क है इसमें, अगर थोड़ा सा भी भूचाल आ गया ना, थोड़ा सा भी तेज भूचाल आया तो ढहने के चांस हैं। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वैसे इस एरिया में आता हो तो नहीं है, पर आ गया तो रिस्क है ना। तो इसका मतलब मैं कहूंगा यार ये तो आधे दाम पे दे दे, है ना, यानी मैं रिटर्न ज्यादा लेना चाहूंगा। आगे बस समझ में, तो वही बात है। अब ऐसा ही कंपनी की बात करेंगे, नहीं अच्छा पहले समझ लें कि अगर एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं इसको, अब हमें यह देखना होता है, ये ऑब्जर्व करना होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या, चेंज इन गवर्नमेंट रेट, कि मान लो इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गया, आरबीआई ने रेट चेंज कर दिया, नहीं, या कुछ कोविड इफेक्ट आ गया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो गई, उस वजह से इंडस्ट्री में कितना चेंज आता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, या पॉलिटिकल इफेक्ट आया कुछ भी, या इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, इन्फ्लेशन चेंज हुआ, या कोविड इफेक्ट आ गया, इस वजह से इंडस्ट्री में रिटर्न में कितना चेंज आता है, इंडस्ट्री में कितना चेंज आता है, ठीक है। और इंडस्ट्री में चेंज की वजह से आपकी कंपनी में कितना चेंज आ रहा है, समझ रहे हो बात को, तो वो कहलाता है सिस्टमैटिक रिस्क। यानी आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा मार्केट साइज वेरिएंस, यानी इंडस्ट्री में चेंज की वजह से आपकी कंपनी में कितना चेंज आता है, वो कहलाता है सिस्टमैटिक रिस्क। आप समझ रहे हो, अगर मान लो इंडस्ट्री में चेंज आता है 100% और आपकी कंपनी में उसका आधा चेंज आता है, तो इसका मतलब आपकी कंपनी में रिस्क कम है। यानी अगर थोड़ा मतलब अगर बहुत तेज भी भूचाल आया तो आपकी बिल्डिंग पर एक या पिलर में एक आध दरारें पड़ेंगी, वो मैं रिपेयर करा लूंगा, तो यानी रिस्क बहुत कम है। तो ठीक बात है, वो मतलब है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं सिस्टमैटिक रिस्क को, कि भाई जैसे एक स्टूडेंट ने पेपर देना है, उसकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, तभी हम इधर आ रहे हैं। अगर तैयारी अच्छी नहीं होती तो वन सिस्टमैटिक हो जाता है, यानी कंपनी अच्छी है, अच्छी तैयारी उस बच्चे की। बट अगर उस इंस्टीट्यूट ने ये पॉलिसी बना ली कि भैया मुझे कम बच्चे पास करने हैं और हर एक स्टूडेंट के 10-10 नंबर कम कर देने हैं, इसको वैसे मत लेना कि होते हैं, आप इसको बिल्कुल मत लेना, आप इसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो उस केस में अगर किसी स्टूडेंट को इतना फर्क पड़ जाता है कि उसके 10 नंबर कम होने से वो फेल हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें रिस्क ज्यादा है। और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी एग्जम्पशन नहीं आती है, तो इसका मतलब उसमें रिस्क कम है। यानी इफेक्ट तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, यानी बियॉन्ड कंट्रोल, एक्ट ऑफ गॉड। भाई भूचाल आ जाता है इंस्टीट्यूट की पॉलिसी की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, कोविड इफेक्ट की वजह से, ये सारे कारण क्या हैं, बियॉन्ड कंट्रोल। तो इन कारणों की वजह से जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो वहां पर कितना फ्लक्चुएट होता है, ये आपको देखना है, उसको हम बोलते हैं बीटा। क्लियर पार्ट भाई? चलो मैं इतना आपको लिख देता हूं पहले, ठीक है। इट इज अटैच्ड विद सिस्टम, ये सिस्टम से अटैच्ड होता है, ठीक है, राइट भाई। हाँ जी, इसमें हमें यह देखना होता है वी शुड ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना होता है कि इफ, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, जो आपके हाथ में नहीं है, ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होने के कारण, ठीक है, एनी चेंज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की रिटर्न में कितना चेंज होता है, ठीक है, विल हैव
इफेक्ट इन चेंज ऑफ रिटर्न इन पर्टिकुलर कंपनी, इन पर्टिकुलर कंपनी। हाँ जी, क्लियर बात बेटा। इंडस्ट्री में चेंज की वजह से आपकी कंपनी में कितना चेंज होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? हाँ जी, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट का रेट चेंज हो गया मान लो, इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गया, इन्फ्लेशन का रेट चेंज हो जाता है मान लो, ठीक है। कोविड इफेक्ट कह सकते हो, कोविड इफेक्ट, समझ रहे हो। पॉलिटिकल चेंज, ये सारे कंट्रोल क्या हैं? बियॉन्ड कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑल दीज आर बियॉन्ड कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, राइट भाई। हाँ जी, जैसे बात लो हम ये बात करते हैं कि भाई अर्थक्वेक आता है, नहीं, अर्थक्वेक की वजह से जिस बिल्डिंग को हम खरीदना चाह रहे हैं, समझ रहे हो, अगर बहुत हाई अर्थक्वेक आता है, ठीक है, और उस बिल्डिंग को हम खरीदना चाह रहे हैं, तो इस पर बहुत कम इफेक्ट आता है, दरारें आती हैं, तो इसका मतलब इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क कम है, समझ रहे हो। तो इसमें हमारे को रिटर्न भी कम मिलेगी, यानी ये बहुत सस्ता नहीं मिलेगा। बट इसके बनिस्पत अगर उस बिल्डिंग में, समझ रहे हो, वेरी हाई इफेक्ट आ जाता है, वेरी हाई इफेक्ट, नहीं, स्लो अर्थक्वेक से भी ज्यादा इफेक्ट आता है, तो इसका मतलब इसमें रिस्क हाई है, तो हम इसको सस्ते में खरीदना चाहेंगे, समझ रहे हो, टू बाई एट लो रेट, यानी इसमें रिटर्न ज्यादा चाहेंगे, इसमें रिटर्न हाई लेना चाहेंगे, ये कहना चाहते हैं। ये अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, इसको बीटा से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक बात है, क्लियर है। अब जैसे कोविड की बात करें, नहीं, तो कोविड के इफेक्ट की वजह से, कोविड के इफेक्ट की वजह से कुछ कंपनी, पूरी इंडस्ट्री में प्राइस बढ़ गए, कोविड की इफेक्ट की वजह से पूरी इंडस्ट्री में, मान लो मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, प्राइस बढ़ गए, है ना, दवाइयों के दाम बढ़ गए, तो आपकी कंपनी में, पर्टिकुलर आपकी कंपनी में, भाई आपकी कंपनी में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना इफेक्ट उसका पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें ज्यादा रिस्क होगा, तो उसमें रिटर्न भी ज्यादा चाहेंगे आप, ये मतलब हो गया, क्लियर बात बेटा, ठीक है, राइट। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनना। क्रक्स ये है कि अगर इंडस्ट्री में, ध्यान से सुनना, अगर इंडस्ट्री में कुछ चेंज होता है, इंडस्ट्री में रिटर्न में चेंज होता है, इंडस्ट्री में रिटर्न में चेंज होता है, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, ठीक है। तो आपकी कंपनी में, जिस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर कंपनी की बात करो, इसमें कितना चेंज होता है, इसमें कितना चेंज होता है। अगर इसमें चेंज उससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो हाई रिस्क है। अगर ज्यादा चेंज है इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली, तो इसका मतलब रिस्क इसमें ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, राइट भाई। अगर इंडस्ट्री में चेंज होता है और आपकी कंपनी में उतना चेंज नहीं है, तो रिस्क कम है, फिर मैं रिटर्न कम चाहूंगा, ठीक है। इसलिए हम बीटा, इसको बीटा बोलते हैं, इसलिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन करने में इस मॉडल को फॉलो करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास मार्केट है, मार्केट का मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनी, इंडस्ट्री का मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनी, ओके, एक ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। इसमें हम कहते हैं रिलायंस है ना, किंगफिशर है और अदर कंपनीज हैं,
ठीक है, टाटा स्टील है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, समझ रहे हो ध्यान से। अगर ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, ध्यान से सुना, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, इसमें सारे आ गए अनअवॉइडेबल रीजन, इसमें सारे आ गए। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट की चेंज की वजह से आरबीआई ने रेट चेंज कर दिया, या कोविड इफेक्ट आ गया, या कोई इंडस्ट्री में कोई ऐसा चेंजेस आया, ठीक है, इस वजह से अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से इंडस्ट्री का जो रिटर्न है, ठीक है, वो चेंज सपोज अप टू 18% हो जाता है, अप टू 18% हो जाता है, समझ रहे हो। बैंक का रेट 5% है मान लेते हैं, बैंक रेट है 5%, तो लेना ही पड़ेगा ना रिस्क फ्री, ठीक है। अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से मान लो इंडस्ट्री में जो चेंजेस आता है अप टू 18%, यानी 5 से 18 तक आ जाता है, ठीक है। इस कंपनी में 9% का चेंज आता है। अगर इंडस्ट्री में 18% तक होता है तो इस कंपनी में 9% तक होता है, इस कंपनी में हम कहते हैं 36% तक होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर इंडस्ट्री में 18% का चेंज आएगा तो रिलायंस में 9% का चेंज आएगा। एक पर कितना, 1/2, समझ रहे हो। इसका मतलब अगर इंडस्ट्री में 1 रुपए का चेंज आता है तो इस कंपनी में 50 पैसे का चेंज आता है। ये बीटा है, ये बीटा है इस कंपनी का, ये इंडस्ट्री का बीटा होता है, ये कंपनी का बीटा हो गया। बात समझ में आ गई। किंगफिशर की बात करें, 36% डिवाइडेड बाई 18%, यानी 2/1। अगर इंडस्ट्री में 1 रुपया चेंज होता है, अगर इंडस्ट्री में 1 रुपया चेंज होगा तो इंटरेस्ट में, रेट में, तो इस कंपनी में 2 रुपए का चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब तो रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब इस कंपनी में रिस्क ज्यादा है, हाई रिस्क है ना, और इसमें लो रिस्क है। समझ गए बात में। तो जिसमें जितना रिस्क है, ठीक है, उतना ही प्रीमियम का हिस्सा उसको मिलना चाहिए, इन एडिशन टू द रिस्क फ्री। जिस कंपनी में जितना रिस्क है, समझ रहे बात को, ये सीएपीएम मॉडल बनाया था विलियम्स ने, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जिस कंपनी में जितना रिस्क हाई है, इसको बोलते हैं बीटा, समझ रहे हो। तो उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उतने गुना उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। रिवार्ड का मतलब रिस्क प्रीमियम, यानी 5% तो सबको मिलेगा। देखो, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करो 5% तो मिलना ही मिलना है, यानी एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। अच्छा, एक बात और, अगर मैं अपना पैसा थोड़ा 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 सब कंपनी में लगा दूं, थोड़ा इसमें लगा दूं, थोड़ा इसमें लगा दूं, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, सब कंपनी में लगा दूं, तो फिर मुझे इसका मतलब टोटल रिटर्न 18% की मिलेगी, क्योंकि वो ऑफसेट हो जाएगी ना। तो 5% पर 18% की रिटर्न मिलेगी, यानी 13% फालतू मिलेगी। इसका मतलब अगर बीटा 1 है तो पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो पहली बात क्या आई, अगर मैं अपना पैसा सभी कंपनी में थोड़ा 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 लगा दूं तो मुझे रिटर्न 5% से बढ़कर 13% पूरी मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर मैं अपना पैसा किंगफिशर में लगाना चाहूं, अगर मैं अपना पैसा किंगफिशर में लगाना चाहूं सारा पैसा, ठीक है, तो मुझे, तो इसका बीटा 2 है, इसका बीटा 2 है। इसका मतलब यह होगा कि मुझे रिवार्ड भी डबल मिलना चाहिए, यानी प्रीमियम का, प्रीमियम कितना है 13%। इसका मतलब मुझे प्रीमियम 13% का डबल मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर 1 रुपया का चेंज आएगा तो इसमें 2 रुपए का चेंज आएगा। इंडस्ट्री में जरा से भी हलचल होगी तो इसमें डबल हलचल हो जाएगी। तो ज्यादा रिस्क है तो मुझे ज्यादा प्रीमियम चाहिए, तो इसका मतलब रिवार्ड भी डबल मिलेगा। रिवार्ड कितना, प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 13%, यानी 26% प्रीमियम मिलेगा मुझे। तो 26 और 5 31% की रिटर्न मिल जाएगी, यानी कम से कम मुझे इस कंपनी में 31% की रिटर्न मिलनी चाहिए तो पैसा लगाऊंगा। और अगर आप रिलायंस में लगाना चाहते हो तो इसका बीटा कितना है 0.1, यानी 1 रुपया अगर इंडस्ट्री में चेंज आता है तो इसमें आधा चेंज आएगा,
तो इसका मतलब प्रीमियम का भी इसको आधा मिलना चाहिए। तो प्रीमियम कितना, 13%, 13% का आधा 6.5%, तो 5 तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस 6.5, यानी 11.5% की रिटर्न यहां पर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी। क्लियर बात बेटा? ये कहलाता है बीटा की इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, इफ वी इन्वेस्ट our entire funds in total industry, that is, हाँ जी, part in one company, part in other company। ठीक है, इस तरह से सारी कंपनियों में पैसा लगा दें, यानी ऑल कंपनीज में पैसा लगा दें, सारा पैसा, देन ठीक है, आवर रिटर्न, ठीक है, विल बी अप टू 18% फ्रॉम 5%। मीन्स जो प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब होता है रिस्क फ्री से अबव मार्केट कितना रिटर्न दे रही है। प्रीमियम का मतलब रिस्क फ्री से अबव मार्केट कितना रिटर्न दे रही है ना। मींस प्रीमियम दैट इज जो मार्केट रिटर्न दे रही है, जो आपको मार्केट रिटर्न दे रही है, नहीं, और रिस्क फ्री, इनका डिफरेंस प्रीमियम। ठीक है, 13% विल बी 13% हमें मिल जाएगा। मीन्स एंटायर प्रीमियम रिसीव्ड। तो टोटल के ही कितना आएगा, रिस्क फ्री तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, और ये 13% पूरा मिल जाएगा। समझ गए? इंटू 1 कर दे तो इसका मतलब पूरा 18% उसको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात भी? ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। इंडस्ट्री का बीटा हमेशा 1 होता है, इसलिए अच्छा, अगर वो किंगफिशर में इन्वेस्ट करना चाहता है, ध्यान से सुनो, अगर वो किंगफिशर में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसका बीटा 2 है, यानी इंडस्ट्री में अगर 18% की चेंज आते हैं तो उस कंपनी में 36%, यानी इंडस्ट्री में अगर 1 रुपया चेंज होता है तो उस कंपनी में डबल चेंज, तो इसका मतलब उसमें रिस्क डबल है, तो रिवार्ड भी डबल होना चाहिए। इफ एनीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन किंगफिशर हैविंग बीटा 2 means risk associated with kingfisher is double the risk associated with market, यानी investor expect high return for high risk, यानी इसका मतलब he will get double premium, to offset his risk, यानी जो प्रीमियम है, जो रिवार्ड है 13%, उसका डबल मिलना चाहिए उसको 26%। बात समझ में आ गई? ये इसका मतलब है। ठीक है, इफ, हाँ जी, एनी इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन किंगफिशर, नहीं, अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसका बीटा, मतलब एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसका बीटा 2 है, यानी इसमें रिस्क डबल है, इट मींस रिस्क, यहां लिख देता हूं, इट मींस रिस्क एसोसिएटेड विद दिस कंपनी is double 200%,
ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री। यानी इंडस्ट्री में 1 रुपए का चेंज आएगा तो इस कंपनी में डबल का चेंज होगा। देयरफॉर इसलिए ही हैज द राइट टू गेट डबल रिवार्ड टू कंपनसेट his risk, नहीं, that is, हाँ जी, reward here means प्रीमियम, और प्रीमियम मीन्स मार्केट से कितना ज्यादा है रिस्क फ्री, ठीक है, इसका डबल, ये कह रहे हैं। ठीक बात है, यानी कितना मिलेगा उसको, हाँ जी, कितना मिलेगा, रिस्क फ्री तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और इंडस्ट्री में प्रीमियम कितना, 13%, इसका डबल, ये कह रहे हैं। तो 13 × 2 26 और 5 31% का रिस्क, 31% की रिस्क मिनिमम मिलेगी। यानी फॉर्मूला यही हो गया ना, मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ये प्रीमियम रिवार्ड, इसका उतने गुना ज्यादा दे दो, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उस कंपनी में रिस्क कितना है, कौन सा रिस्क, सिस्टमैटिक, और कितना, अनसिस्टमैटिक की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है भाई, अगर बीटा 1 है इसका मतलब वो अपना पैसा सब में लगा रहा है, अगर बीटा 50% है इसका मतलब वो उस कंपनी में पैसा लगा रहा है जहां पर रिस्क कम है। तो ये ध्यान रखना, इंडस्ट्री का बीटा हमेशा 1 होता है, इंडस्ट्री का बीटा 1 होता है, क्योंकि नीचे डिवाइडर 1 आया ना, ठीक है, और किसी भी कंपनी में बीटा या तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। लेस देन 1 है तो लो रिस्क है, नहीं, हायर देन 1 है तो हाई रिस्क है, हाई रिस्क है तो हाई रिवार्ड, लो रिस्क है तो लो रिवार्ड। तो 1 से कम है तो उतना ही मल्टीपल होगा, 1 से ज्यादा है तो उतना ही मल्टीपल हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया पार्ट बेटा, राइट। ये है हमारा CAPM मॉडल। अब इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ आ गया होगा, राइट। चलो, इसको नोट कर लो।